हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं कि आपका स्किल टेस्ट कैसे होगा। एमपी हाई कोर्ट में सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनका स्किल टेस्ट कैसे होगा, और स्किल टेस्ट में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके कौन सा पार्ट कितने नंबर का है और कहाँ कहाँ आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, ये बताएंगे कहाँ कितने नंबर कटेंगे, मात्राएं गलत होने पर कितने कटेंगे या बर्तनी गलत होने पर कितने कटेंगे। ठीक है, ये अपन देखेंगे। और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जो ज़िला अलॉट होगा वो कैसे होगा। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और इन सारी चीज़ों के बारे में आज ये जिला न्यायालय जो नोटिफिकेशन निकाला था उच्च न्यायालय ने, उस नोटिफिकेशन में ही अपन देखेंगे क्या इन्होंने दे रखा है स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले नीचे चलते हैं जहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने दे रखा है। थोड़ा और नीचे, हाँ ये नहीं थी, थोड़ा और नीचे। ये है मुख्य परीक्षा खंड दा। मुख्य परीक्षा देखना यहाँ पर, ये लीजिए, सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा सभी पदों के लिए 100 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, मुख्य परीक्षा केंद्र। मुख्य परीक्षा जिला न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी। जिला परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा पाली शिफ्ट के बारे में परीक्षा सेल उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केंद्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस बाबत अभ्यर्थी से आवेदनों की संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दी जाएगी। तो भाई कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाके उचकना नहीं भाई। ठीक है, उन लोगों ने साफ कह रखा है कि आपको कोई अधिकार नहीं है आपत्ति का। ठीक है, वहाँ पर देखो। उसके बाद देखो, यदि किन्हीं कारणों से मुख्य परीक्षा दिनांक परीक्षा केंद्र परीक्षा पाली को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो इसकी सूचना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, देखिए इसके आगे ये लिखा है उन्होंने पूरा डायग्राम बना के कि 100 नंबर आएंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 3 और जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ की भर्ती होती है उसके लिए। ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी 30+70 करके 100 नंबर का होगा इनका भी टोटल। ठीक है, और टाइम का अलग अलग है सबका पोर्शन। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए और जो इंग्लिश नोइंग है, ठीक है, उनके लिए देखिए तो उनकी इंग्लिश डिक्टेशन बोलेगी उसके लिए भी 100 मार्क्स का प्रावधान है यहाँ पर। तो देखिए अपन अच्छे से समझ लेते हैं क्या होने वाला है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 3 और जो कोर्ट मैनेजर होते हैं उनकी हिंदी डिक्टेशन बोलेगी। 400 शब्द अप्रॉक्स वर्ड बोलेंगे। उसमें ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइपिंग का समय है आपका, ट्रांसक्रिप्शन बोल दीजिए, टाइपिंग बोल दीजिए, आपको कंप्यूटर पर ही करना है सब। तो जब डिक्टेशन लिखेंगे आपको तो 5 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, ये 5 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है डिक्टेशन लिखने के लिए। 400 वर्ड अगर आप 5 मिनट में लिखते हैं तो ये आपका 80 वर्ड पर मिनट का हो गया। 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन मैंने देना शुरू कर दिया है संपादकीय। प्रथम डिक्टेशन कल दे चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अपना वो चल रहा है सीरीज़, ये वो अलग बात है। यहाँ देखिए, और इसके बाद आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसलेशन का। जो आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना सिस्टम पर बैठ के, उसका आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल हो गया आपके पास 35 मिनट। 35 मिनट आपका एग्जामिनेशन टाइम है। ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए हिंदी टाइपिंग का जो उन्हें 2 मैटर देंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 के वाले याद यहाँ से देखना थोड़ा गौर से, कि आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें आपको देखकर टाइप करना है सिस्टम पर। ठीक है, और आपको दूसरा जो मिलेगा उस पर आपको सिस्टम पर बैठना है और डिक्टेटर आपको डिक्टेशन बोलेगा। ठीक है, आपको एक बार देखकर टाइप करना है और एक बार आपको सुनकर। ठीक है, आगे देखिए, और देखकर टाइप करने के लिए मिलेंगे आपको 30 नंबर और सुनकर टाइप करने के लिए मिलेंगे आपको 70 नंबर। ठीक है, 10-10 मिनट के दोनों टाइपिंग टेस्ट होंगे आपके। टोटल 20 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग वाले जो हैं उनका होगा इंग्लिश स्टेनोग्राफी है
तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन बोली जाएगी आपको अप्रॉक्स 400 वर्ड की, ठीक है। और जिसका ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी अपन 30 मिनट है और डिक्टेशन टाइम 5 मिनट है, यानी टोटल हो गया आपका 35 मिनट, और ये भी होगा 100 नंबर का। अब बात करते हैं कि ये नंबर 100 हैं, तो ये भाई गलती होने पर कटेंगे कैसे, कितने नंबर कटेंगे, कितने मिलेंगे, कितनी गलतियों के बाद हमारे डिक्टेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कितनी गलतियां हम ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आगे देखते हैं अपन। ये देखिए नोट दिया है, मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर का कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं है। तो भाई जो लोग कहते हैं कि हम अपना कीबोर्ड स्वयं ले जाएंगे, ऐसा मत करना। यहाँ पर अपना कंप्यूटर का कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं है, आवेदन में ही मना कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। उसमें नोटिफिकेशन में समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गैल में ही करना है, रेमिंगटन गैल पर ही करना है भाई टाइपिंग सबको, ठीक है। इंस्क्रिप्ट वगैरह यूनिकोड यहाँ नहीं चलेगा, रेमिंगटन गैल चलेगा, ठीक है। आगे देखिए, शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 है, और ये शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ वाला है। और कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी को 5 मिनट में लगभग 400 वर्ड हिंदी डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है, जो कि 5 मिनट में लिखना है, जिसके अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कंप्यूटर पर टाइप करवाया जाएगा, जो आपके ट्रांसलेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन, वो आपका कंप्यूटर इस पर करना है आपको, ठीक है, पेन पेपर से नहीं करना है। मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के आपको न्यायालय में परीक्षा देने जाना है तो आपत्ति कहीं पर भी प्रकट नहीं करनी है, ठीक है। मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जाएगी, आपको वहाँ पर नोटबुक भी दी जाएगी, ठीक है। एक उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन लॉन्ग हैंड में लिखे होने पर संपूर्ण नंबर काटे जाएंगे। मतलब आपको वहाँ लॉन्ग हैंड का यूज़ नहीं करना है, आपको वहाँ शॉर्ट हैंड का यूज़ करना है। शॉर्ट हैंड जो आपको सिखाई जाती है ना, शीघ्र लेखक, तो शीघ्र लेखक हैं आप, तो आपको शॉर्ट में ही लिखना है। लॉन्ग हैंड आप लिखेंगे तो आपको नंबर, आपका संपूर्ण नंबर काटा जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और अगला देखिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए है ये, इसको थोड़ा अपन ऊपर खिसकाते हैं। ये देखिए, सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 350 वर्ड का हिंदी टाइपिंग मेथड टाइप करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को हिंदी डायरेक्ट डिक्टेशन दिया जाएगा, जो लगभग 400 शब्द का होगा, जिसे अभ्यर्थी को सुनकर कंप्यूटर पर सीधे टाइप करना होगा। मतलब समझे आप। देखिए ये इतना, पहले तो आपको एक बार देख कर लिखना है 350 वर्ड का, ठीक है, और फिर आपको सुनकर लिखना है 400 वर्ड का। 400 वर्ड का आप 10 मिनट में सुन के लिखेंगे तो कितना होता है 400 वर्ड का, यदि आप सुनकर लिखेंगे तो कितना होता है 10 मिनट में, यानी 40 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और देख के लिखेंगे तो लगभग 35 की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखिए, और स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, इंक्रीज़ कैसे करनी है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब बताऊंगा, ठीक है। मैंने भी इंक्रीज़ की है, मेरी 60 समथिंग टाइपिंग स्पीड है मेरी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसके अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन एवं कंप्यूटर में टाइपिंग हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका और हिंदी डिक्टेशन का लगभग सेम है, केवल लैंग्वेज का फ़र्क है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दिव्यांग के लिए क्या है। दिव्यांग अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु नियमानुसार उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए केवल एक केंद्र यथासंभव बनाया जा सकेगा एवं उनकी मुख्य परीक्षा हेतु नियमानुसार व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। उन्होंने पूरा नहीं खोला है, लेकिन बोला है कि केवल एक केंद्र बनाया जाएगा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, और उनके लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। अब देखो क्या आपको नोट में दिया है, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उक्त किसी पद की मुख्य परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी डिक्टेशन व हिंदी डायरेक्ट डिक्टेशन दौरान शोर मचाने वाले अथवा अनुलेखन टाइपिंग में किसी भी प्रकार की
व्यवधान उत्पन्न करने वाले अथवा अनावश्यक वाद विवाद करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उन्हें सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कोर्ट की इस विज्ञापन में बार बार कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी वहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ कोर्ट में जाके कुछ भी मत करना, ठीक है। केवल अपनी परीक्षा से परीक्षा संबंधी चीज़ों से ही संबंध रखना, ठीक है। अब देखिए, मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, आपके नंबर कहाँ कटेंगे, कहाँ आपको नंबर बचाने हैं अपने, इस बारे में अपन यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ता वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता के द्वारा दिए गए अंक ही अंतिम होंगे। उसके विरुद्ध कोई भी अभ्यावेदन विचार में नहीं लाए बिना नस्तीबद्ध कर दिए जाएंगे। मतलब यदि आप कहें कि मेरे नंबर इतने होने चाहिए और मेरे नंबर इतने काट दिए हैं चेक करने वाले, कॉपी चेक करने वाले में, यानी मूल्यांकनकर्ता ने, तो आप अगर कोई भी अभ्यावेदन दायर करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो उसको विचार नहीं करेंगे और सीधा उसको नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनके विरुद्ध आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शीघ्र लेखक ग्रेड 2 ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, अब त्रुटि के बारे में देख लीजिए जरा, जैसे गलत वर्तनी, ठीक है, स्पेलिंग त्रुटि होती है जो इंग्लिश में, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि पर 1/2 यानी कि आधा नंबर काटा जाएगा। समझ गए हैं आप, कहाँ कहाँ गलत शब्द लिखने पर, यानी या वर्तनी या स्पेलिंग मिस्टेक होने पर, शब्द छूट जाने पर या विराम चिन्हों में त्रुटि पाए जाने पर आपके आधे नंबर काटे जाएंगे, ठीक है, आधे आधे नंबर काटे जाएंगे। और अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं में के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो आगे उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। भाई मतलब आप लोग अपने को अच्छा सा मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि आपकी 120 गलती और परीक्षा से बाहर, समझ रहे हैं ना, 120 गलती आपकी ये सीमा है, इसके अंदर ही रहना है। कुछ व्यक्ति तो इतने विद्वान होते हैं कि उनके मुश्किल से 10 गलतियां निकलती हैं, ठीक है। तो आप भी सोचें कि आप भी उनमें से एक बने कि मुश्किल से 10 या 5 गलती निकलती हैं उन लोगों की, तो 120 तो वो लोग सोचते ही नहीं कभी कि हमारी इतनी निकलेंगी गलती। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने आप को ऐसा मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये देखिए, सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, जैसे अब ये सहायक ग्रेड 3 की है जो टाइपिंग वाले होते हैं, जैसे गलत शब्द, गलत वर्तनी, है ना, वर्तनी त्रुटि, शब्द छूट जाने या विराम चिन्हों की त्रुटि आदि की आधे नंबर काटे जाएंगे। काटने का प्रोसेस ठीक है कि आधे आधे नंबर दोनों परीक्षाओं में काट रहे हैं गलती होने पर। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि हिंदी टाइपिंग की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन के समय किसी भी अभ्यर्थी की 84 से अधिक त्रुटि पाई जाती हैं तो आगे उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए 0 दिया जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग, इनका कहना है कि जो टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें 36 गलतियां आपकी माफ़ करेंगे देखकर टाइप करने वाले में, ठीक है, कि आप देखकर टाइप कर रहे हैं, आपसे 36 मिस्टेक्स हो गई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और जब आप सुन के टाइप करेंगे उसी चीज़ को, डिक्टेटर आपको बोलेगा 400 वर्ड बोलेगा 10 मिनट में 40 की स्पीड पर, उस पर आप 84 गलतियों से अगर अधिक करते हैं तो आपको 0 दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि अपनी गलतियों को कम करें, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, उपरोक्त सभी पदों की मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी के कुल अंकों के 50% से कम प्राप्त होने पर चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। उक्त न्यूनतम अंक के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और संक्षिप्तता निरस्त कर दिए जाएगा। मतलब आप कुछ भी करोगे तो आपका यहाँ से कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं है वहाँ पर। और ये भी लिखा है कि 50% से अंक कम नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। 50% से कम अंक होते हैं तो आपकी अभ्यर्थता वहीं पर निरस्त कर देंगे ये।
ठीक है, कोशिश करना कि अपने आप को मेंटेन करके रखो। 100 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपके 50% अंक होने ही चाहिए, यानी 50 नंबर होने ही चाहिए, 50 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। 50 नंबर का मतलब होता है कि आप 100 गलतियां कर सकते हैं। 100 गलतियां करेंगे तो 0.5 के अकॉर्डिंग आपके 100 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। 0.5 के अकॉर्डिंग आपकी 100 गलतियों पर 50 नंबर कट जाएंगे और 50 आपके बचेंगे, ठीक है। तो यानी एक पेपर में 100 गलतियां तो खैर कोई नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम 100 गलतियों के नीचे ही आप रहेंगे, है ना। और जैसा कि उन्होंने पहले कहा है कि 120 गलतियां होने पर हम अभ्यर्थीता ही निरस्त कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख के चल रहा आप लोग। आगे देखिए, परिणाम के संबंधित जानकारियों को देखते हैं अपन। ये देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3 और कोर्ट मैनेजर व स्टाफ। परिणाम अभ्यर्थी द्वारा दी गई वरीयता उक्त पद हेतु उसकी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अधीन बनाया जाएगा। अन्य पदों की मुख्य परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों व श्रेणी मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अंतिम चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब अगर आपकी टाई हो जाती है किसी स्टूडेंट से, कि मान लीजिए उसके भी 96% है ना, और आपके भी 96% है ना, तो टाई हो गई है, तो जिसकी उम्र अधिक है उसको वरीयता दी जाएगी कि इक्वल परसेंटेज आने पर। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसकी 96 आ गई, 96.00, और अब कोई अदर स्टूडेंट है उसकी भी 96.00 आ गई, तो अब कैसे एक सूची में इसको ऊपर या इसको ऊपर किया जाएगा? तो जिसकी उम्र अधिक है उसको ऊपर किया जाएगा, है ना, उसको वरीयता दी जाएगी, और जो उम्र में कम है उसको उसके एक पद नीचे रखा जाएगा, ठीक है। मतलब एक जो सीरीज होती है ना, सीरीज, उस सीरीज में एक स्थान पीछे स्थान दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ नहीं होता, बस मेरिट का यही है कि मान लीजिए किसी का 96.00, तो उसको 96.00 ही रहेगा, बस सूची में एक स्थान नीचे आ जाएगा वो, है ना, काउंटिंग में, उससे कुछ नहीं होता। और अंतिम में ऐसे बचता है, कोई मान लीजिए कि 60% पर, जैसे देखिए किसी का 60 आया, ठीक है, 60%, और अन्य किसी का भी 60 आया, सिलेक्शन के लिए मात्र एक सीट है, ठीक है ना, तो उसकी सीट उसको दी जाएगी जो उम्र में ज़्यादा है ना, और जो उम्र में ज़्यादा नहीं है उसको वेटिंग में डाल दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, टीप, परीक्षा के किसी भी स्तर पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। देखो यहाँ पर फिर कोर्ट ने आपके हाथ बांध दिए कि आपको कोई भी अधिकार नहीं है, तो आप प्लीज़ कुछ मत करना वहाँ पे जाके। अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा संक्षिप्ततः निरस्त कर दिए जाएंगे। मतलब आप कुछ भी पत्राचार करते रहें, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, वो निरस्त कर देंगे, ठीक है। सूची में अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे आपकी लिस्ट निकली है, ठीक है, उस लिस्ट में आपका नाम है, तो केवल उस लिस्ट में नाम होने से आप की नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। उसकी क्यों नहीं होगी, देखो जरा। जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता संबंधित दस्तावेजों व पृष्ठभूमि की जांच करने के पश्चात यह संभावना नहीं हो जाती कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, जांच में असंतुष्टि पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अर्थात जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है यहाँ पर, कि आपकी योग्यता संबंधित दस्तावेजों व पृष्ठभूमि की जांच करने के पश्चात समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, तब तक आपकी नियुक्ति नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। तो आपकी मेरिट में नाम आने के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तब जाके आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आगे देखिए, चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई
सारवान त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का परिणाम को सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। मतलब अगर उच्च न्यायालय द्वारा या लिपिकीय द्वारा कोई गलती हो जाती है, ठीक है, टाइपिंग में या कुछ कंटेंट में, तो वो उसको सुधार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, ठीक है। अब आगे देखिए वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट का उनका पहले प्रपत्र जारी हुआ था, उसमें लिखा है पत्र में, प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट अंतिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय परिपत्र ये ना क्रमांक भोपाल दिनांक 14 जुलाई 2016 के अनुसार मान्य होगा। मतलब इन्होंने पहले से एक पत्र डाल रखा है, उसमें जो लिखा है उसी के अनुसार मानी जाएंगी सारी शर्तें, ठीक है। आगे देखिए, अब है जिला आवंटन। भाई जिला आवंटित कैसे होता है आप लोगों की, मान लो फाइनल लिस्ट में नाम आ गया आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब हो गया, अब आपको चाहिए कि भाई मुझे मेरा जिला मिल जाए जहाँ पर मैं निवासरत हूँ, है ना। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों की श्रेणी बार मेरिट एवं जिले में रिक्त पदों की श्रेणी बार उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सफल अभ्यर्थियों को किसी जिला विशेष या पद विशेष पर पदस्थापना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको ये लाइन। यह स्पष्ट किया जाता है कि सफल अभ्यर्थियों को किसी जिला विशेष या पद विशेष पर पदस्थापना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझे आप लोग कि आपको अपने हिसाब से पदस्थापना प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थी द्वारा अपने पसंदीदा जिले के लिए किसी प्रकार का अनावश्यक संवाद पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त सभी पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश होंगे, समझ रहे हैं, मतलब जो हैं प्रधान जिला न्यायाधीश हैं, ठीक है। और आप लोगों का कोई भी संवाद वहाँ पर स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं नोट। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अर्हता उसके दस्तावेजों व पृष्ठभूमि के सत्यापन उपरांत नियुक्तिकर्ता अधिकारी की संतुष्टि के अधीन होगी। मतलब आपकी जो नियुक्ति रहेगी लास्ट में वो नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास रहेगी, ठीक है। आपका सूची में नाम होने से कुछ नहीं होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब ये सहमत हो जाएंगे, नियुक्तिकर्ता अधिकारी सहमत हो जाएंगे आपसे, तभी आपका ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या कहते हैं ये लोग। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी विनिष्टीकरण, आपके जानकारी नष्ट करना या ये सब आपके काम का नहीं है, ठीक है। आपके काम का इतना ही था, वो भी बता दिया, नंबर कितने कटने वाले हैं, आपकी नियुक्ति कैसे होने वाली है, और ये रहा आपका मुख्य परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, और देख लीजिए आपको क्या कैसा करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।